हाँ जी, होगी नेशनल इनकम अच्छी तरह। अब ये डांट खानी है अभी अच्छी तरह। और हाँ भैया कर लो मेहनत थोड़ी, ऐसा थोड़ा पेपर देते हैं यार। 8 या 10 क्लासेस कम से कम मैंने नेशनल इनकम में ली है तुम्हारी, ठीक है। तो इससे अब तो आपके नंबर 50 से ऊपर आने चाहिए थे। चलो एनीवेज, अब आप ध्यान से करो इसको, नेशनल इनकम को। अब वापस आओ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इंडियन इकोनॉमी का मैं आपको पहले चैप्टर का जिस्ट अच्छी तरह दे चुका हूं, ठीक है। जिससे मैंने क्या कवर किया था कि इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, फिर आगे 6 चैप्टर क्या है और लास्ट में 10 चैप्टर क्या है आपका, ठीक है। तो पहले चैप्टर में वापस आते हैं। आपके पहले चैप्टर में मोटे मोटे आपके 7 एरिया हैं, ठीक है, जो आपको कवर करने हैं, ठीक है। पहला एरिया है आपका इंट्रोडक्शन और एंड, ठीक है, कि शुरू में क्या लिखा है एनसीईआरटी के अंदर और एंड में क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा 6 एरियाज हैं। उसमें पहला एरिया है एग्रीकल्चर, कि इंडियन एग्रीकल्चर का क्या हाल था। दूसरा एरिया है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का क्या हाल था। फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था, ठीक है। और हमारी कंट्री का डेमोग्राफिकल सिचुएशन क्या थी, ठीक है। और हमारी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था। और हमारी कंट्री में इंफ्रा का क्या हाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल था। ये मोटे मोटे 6 एरिया आपको कवर करने हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ठीक है। इसके अलावा शुरू में क्या है, अब शुरू में क्या है कि पहला पॉइंट, अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, मैंने नोट्स दिए हैं अभी आपको। अच्छा, उससे पहले मैं कहूंगा इस नोट्स के बाहर आपको नहीं जाना। ये नोट मैंने बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी पेल रही है, इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस यूज करके इसको मैंने ऐसे बना दिया है कि मैंने एक तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज को थोड़ा आसान किया है, इसके अंदर पॉइंट वाइज कर दिया। एनसीईआरटी में सारा चैप्टर पैराग्राफ वाइज है, मैंने पैराग्राफ को तोड़ के पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको याद करने में आसानी होगी, पेपर को प्रेजेंट करने में आसानी होगी आपको, और आपके टीचर को या एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी। जब भी थ्योरी का पेपर आएगा आपका, आपको मोस्टली क्वेश्चन पॉइंट वाइज ही देके आने हैं, छोटे छोटे पॉइंट बना के उस तरह देने हैं। एक मैं आपको खुशखबरी और देता हूं इस चैप्टर को लेके, इस चैप्टर में से कोई भी वेरी लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न है सीबीएसई का, मेरी बात हुई है उस हिसाब से। पहले 3 चैप्टर में कोई भी वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। 10th चैप्टर में है, यानी जो आखिरी चैप्टर 6 नंबर का, उसमें भी कोई नहीं है। जो 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो जो प्रॉब्लम वाले हैं ना, इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उनमें से, यानी 6 चैप्टर में 2 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले 3 चैप्टर में कुछ नहीं है, लास्ट चैप्टर में कुछ नहीं है, बीच के 6 चैप्टर जो है ना, आपका सेकंड यूनिट जो है आपकी, जो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उसके अंदर 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, इंडियन इकोनॉमी, सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इस चैप्टर में वेरी लॉन्ग आंसर कोई नहीं आएगा। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 से 100 वर्ड्स ही याद करने हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको नहीं जाना। कुछ हो चल, अब मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर की शुरुआत में क्या है। इस चैप्टर की शुरुआत में द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवर इंडिया क्या था, टू मेक इंडिया अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ग्रेट ब्रिटेन फॉर देयर इंडस्ट्रीज। फिर बोलेंगे, द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया इज टू मेक इंडिया a supplier of raw materials to Great Britain's rapidly increasing industrial sector। क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, उसको लेके उनको कच्चा माल चाहिए था, तो उन्हें इंडिया को टारगेट किया। क्योंकि इंडिया का लैंड बहुत फर्टाइल था, ठीक है। जब पाकिस्तान हमारे साथ था, अनडिवाइडेड इंडिया था, बांग्लादेश हमारे साथ था, तो वी वर हैविंग अ वेरी फर्टाइल लैंड, ठीक है। तो सोल पर्पस ऑफ, अगेन आई रिपीट अगेन, द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज टू मेक इंडिया ए रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्लियर हो गया जी, हो गया यार। द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज टू मेक इंडिया अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। मेरे नोट साथ रखो, जैसे मैं बोल रहा हूं बार बार, ये आपको वो साथ बोलना है अगर आपको इंडियन इकोनॉमी में इस थ्योरी चैप्टर में अपनी लाइफ को आसान करना है तो,
ठीक है, अपनी लाइफ आसान करना है तो इसी घंटे को अच्छा उसको यूज करो। इस घंटे को जो भी घंटा पढ़ रहे हो साथ साथ बोलो। मैं अगर बोल रहा हूं 4 बार, आप भी 4 बार बोलो, ठीक है। ओके, पहली लाइन तो ये लिखी थी। फिर इसके अंदर अगर आप नोट्स खोलोगे ये, ठीक है, पहले पेज में फिर लिखा था कि ऐसा, अच्छा फिर लिखा है इसके अंदर मैंने बताया है कि ऐसा इंडिया का नाम क्यों था इतना। तो इंडिया का नाम मोटा मोटा बेटा 2 जगह था, मोटा मोटा 2 जगह था, याद रखना, ठीक है। एक तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मैं लिख देता हूं ना, पहला इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर वेरी पॉपुलर इन वेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बहुत नाम था, ठीक है। इसके भी फर्दर 2 पार्ट थे, एक थी सिल्क बेस और एक थी कॉटन बेस्ड, ठीक है। दूसरा नाम क्या था, इंडिया का हैवी स्टोन वर्क वर वेरी पॉपुलर, ठीक है। देखते भी होंगे ताजमहल में स्टोन वर्क अच्छा हुआ है, लाल किला में अच्छा हुआ है, तो इसका बहुत नाम था वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो 2 जगह इंडिया का बहुत नाम था। क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जिसके 2 पार्ट थे, सिल्क बेस्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड कॉटन बेस्ड। आई रिपीट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इंडिया का नाम था सिल्क बेस्ड और कॉटन बेस्ड। आई रिपीट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में नाम था सिल्क बेस्ड और कॉटन बेस्ड, ठीक है बेटा। दूसरा, हैवी स्टोन वर्क में इंडिया का बहुत नाम था। अगर मैं सही हूं तो एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी होगी, लेट मी रीड इट फॉर यू। हाँ, लिखा हुआ है मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क, अच्छा बोल देना इसके अंदर, मेटल एंड, इंस्टेड ऑफ स्टोन वर्क की जगह ये कर लेते हैं, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क का बड़ा नाम था, ठीक है। 2 नाम था हैंडीक्राफ्ट, उसके 2 पार्ट थे, कॉटन हैंडीक्राफ्ट, सिल्क हैंडीक्राफ्ट, और मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क का बड़ा अच्छा नाम था इंडिया का। तो 2 मोटे मोटे आपके ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी ब्रिटिश राज के अंदर 2 साल में, उसके क्या फीचर्स थे वो मैंने एक यहां पे की पॉइंट बना रखे हैं। उसके अंदर की पॉइंट और क्या क्या लिखा हुआ है, द मेन रोल या मेन पर्पस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन्स कॉलोनियल रूल इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर ओन इंडस्ट्रीज या देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये तो पुराना हो गया, ठीक है। पहला फीचर था लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, द मेन मोटिव is to P&P protect and promote Britain's इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बाहर में गया हिंदुस्तान, उनको अपनी कंट्री से मतलब था, उनकी क्वीन से उससे मतलब था। यही लाइन लिखी होगी बिल्कुल इसके अंदर, हाँ यही है। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। वर्ड करो, मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, बोलो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इंडस्ट्रीज इन ग्रेट ब्रिटेन। ये लिखा होगा, ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये मेन काम उसका ये था। सोल पर्पस वही रिपीट करना है आपको, द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया इज was to reduce India to being a raw material supplier for Great Britain's rapidly increasing industrial sector, ठीक है। expanding modern industries, whatever that you can change the line, कीवर्ड वही है उसका, ठीक है। नो, अच्छा, और इसके अंदर क्या दिया हुआ पॉइंट इसके अंदर था, बड़ा अच्छा पॉइंट मैंने निकाला है इसके अंदर, देयर वाज नो इंटरेस्ट और नो एफर्ट हैज बीन मेड टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम। सोचो कितनी बड़ी बात है ये, जब आप किसी को मेजर ही नहीं करोगे, व्हेन यू आर नॉट मेजरिंग एनी पर कैपिटा इनकम और एनी नेशनल इनकम, तो हाउ यू आर एबल टू इंप्रूव द सिस्टम, ठीक है जी। तो उनका कोई मेन उन्होंने पर्पस डाला, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इसको मेजर करने की जरूरत करूंगा
तो कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आएगी तो मेरे को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो देयर वाज नो इंटरेस्ट ऑफ इंप्रूविंग इंडियन इकोनॉमी, तो उन्होंने मेजर ही नहीं किया, बाहर में गया। ठीक है, लेकिन ठीक है कुछ इंटेलेक्चुअल स्टैटिस्टिशियन इंडिविजुअल्स ने इंडिया की नेशनल इनकम को मेजर करने का कोशिश की। उनमें से चार नाम दिए मैं एनसीईआरटी में, आप 3 याद कर लेना। पहला याद करना दादा भाई नौरोजी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी मैं इसलिए बोल रहा हूं याद करने को क्योंकि दादा भाई नौरोजी आपका चैप्टर पॉवर्टी में भी आएगा आगे। 4th चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी का, उसके अंदर भी दादा भाई नौरोजी का नाम एक जगह है जो जेल कोस्ट के बारे में है, वो उस चैप्टर में बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, दूसरा नाम है विलियम दिग्बाई। नाम आसान है, मैं नाम देता हूं इसके अंदर, इसको बैठोता हूं, एक मिनट होल्ड करो आप। पहला नाम है दादा भाई नौरोजी, दूसरा नाम है विलियम दिग्बाई, ठीक है, और तीसरा नाम है विनोद खन्ना आर.वी. राव। ठीक है, याद करने में आगे दादा सौरभ गांगुली हो गया आपका, विलियम शेक्सपियर हो गया आपका, और विनोद खन्ना हो गया। तो दादा भाई नौरोजी याद करना आसान है, विलियम दिग्बाई और वी.के. आर.वी. राव। इसमें से सबसे अच्छा ये था, इसने काफी साइंटिफिक वे यूज किया था नेशनल इनकम को मेजर करने। ठीक है, फिर बोलता हूं 3 नाम थे जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को मेजर करने में हेल्प की। पहला है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दूसरा है विलियम दिग्बाई, ठीक है, तीसरा है आपका वी.के. आर.वी. राव। दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्बाई, 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 वी.के. आर.वी. राव। ठीक है, ये आपको मैंने याद करवा दिया। ठीक है, और आखिरी फीचर मैंने क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट। आपने रियल जीडीपी किया मेरे साथ, राइट, कि एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। इट वॉज मेयरली 2%, राइट। सोचो अभी कोविड है तो 2% हो रहा है हमारा, उतना ही था उस टाइम पे। तो मेयरली 2% के आसपास या उससे कम था रियल जीडीपी की ग्रोथ। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम तो उससे बुरा हाल था। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी हमारी कंट्री की सिर्फ 0.5%। मैं लिख देता हूं, रियल जीडीपी 2% इंक्रीज थी और पर कैपिटा इनकम 0.5%। इतना बुरा हाल था। ठीक है, इन्होंने नेशनल इनकम को मेजर किया था, इंडिविजुअल्स थे, इनके नाम याद कर लो। अभी मैं पॉज करता हूं, आपने यही पहला पेज दोबारा पढ़ना है अच्छी तरह।